2024 की लेके, जिसमें गाइस हमारे ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आज हम GS4 एथिक्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पेपर भी मेंस के मैं लेकर आऊँगी, पीडीएफ भी आपसे शेयर करूँगी। अगस्त 2024 की पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूँगी। बिल्कुल इसमें सारे ना जो भी नोट्स बच्चे कहते हैं मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो गाइस ऑलरेडी जो मार्क्ड है वही नोट्स हैं आपके। ठीक है ना, तो हाइलाइटर वाला जो पॉइंटर्स हैं जो मैगज़ीन में आपको मैं दूंगी, वो आप उसी को एज अ नोट्स समझो और उन्हीं को रिवाइज करो, है ना। और दिस इज़ ऑल। चलिए अब हम सीधा ही अपने एथिक्स के टॉपिक पर आ जाते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, नए जुड़े हैं, नए पहली बार पीएम पाठशाला सुन रहे हैं, तो उनको वेलकम है सबसे पहले। और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शंस के कुछ वीडियोस डाले गए हैं, आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपके रिवीजन होता चला जाए। कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो आपको दिक्कत करे, है ना। वो सारा कुछ यहाँ पर कवर करा गया। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं हमारे पहले ही टॉपिक पे एथिक्स के, जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस पे गाइस देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, एक कल को आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे, है ना, एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, एक आईपीएस ऑफिसर बनोगे, या किसी भी आप सेवा में जाते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है। इवन आप देखो जब आपका पैनल बोर्ड इंटरव्यू भी ले रहा होगा ना, आईक्यू तो चलो ठीक है, अगर है आपका जो भी 100 से अबव है, आप एवरेज के अंदर आते ही हो, उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा मैटर जो आपके इंटरव्यू सेक्शन में करता है ना, वो करता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है, अगर आप अपने इमोशंस को, खुद को भी समझते हो, दूसरों के एक्सप्रेशन और इमोशंस को भी समझते हो, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, आप समझ लो आपके इंटरव्यू में जीत ही होनी है। कैसे बनता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस और क्या है इस पूरे सेक्शन में, ध्यान से समझते हैं। क्योंकि एथिक्स के जो टॉपिक्स हैं ना गाइस, करंट से तो उठाए ही जाते हैं, स्टैटिक भी इसमें लगा के ही दिया जाता है। ठीक है, तो आप हॉलिस्टिक प्रिपरेशन ही करो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस में इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्या ना, जो ट्रेडिशनली, जो पुराने जब समय था एक, तो उस समय जो शिक्षा को जब फोकस किया जाता था तो बड़ा ध्यान होता था। जितने भी टीचर्स होते थे, स्कूल्स होते थे ना, उनका पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि कॉग्निटिव स्किल्स और इंटेलिजेंस बढ़ जाए। वही इसको डेवलपमेंट और उसी को विकास मानते थे। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब समझते हो, दिमाग से सोची हुई चीज़ें, कि बच्चे का मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बच्चे का साइंस अच्छा होना चाहिए, तो बच्चा इंटेलिजेंट है। बात समझ रहे हो मेरी। तो कॉग्निटिव का मतलब ही है कि जिसमें आपका दिमाग लगे। ठीक है, तो कॉग्निटिव स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। मतलब इस पर ही पूरा ध्यान रखा जाता था कि बच्चे सारी चीज़ें रट लें, है ना। और उसी को माना जाता था कि इसकी मेमोरी में भी रिटेन भी बहुत रहता है, तो डेफिनेटली जो ये बच्चा है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा मान लिया जाता था कि इसका अटेंशन भी अच्छा है, ये ध्यान से सुनता भी है, इसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है, ये एक चीज़ों को एग्जीक्यूट भी बड़े अच्छे से कर लेता है, लॉजिकल भी अच्छा लगा लेता है, इसका मैथ साइंस में नंबर भी बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो बड़ा इंटेलिजेंट समझ लिया जाता था। और इसी पैरामीटर से लगा दिया जाता था कि इसमें एजुकेशनली अचीवमेंट ले रहा है। लेकिन एक रीसेंट स्टडी आई जिसने सजेस्ट किया कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस भी किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी में बहुत बड़ा शेप देती हैं उसके ब्रेन इंटेलिजेंस पर। अब आज हमें यही डिस्कस करना है कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स क्या होती हैं। तो नॉन कॉग्निटिव को हम सॉफ्ट या सोशो इमोशनल स्किल भी कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से नहीं बल्कि आपके कम्युनिकेशन से, आपकी लीडरशिप स्किल से, आपकी क्रिएटिविटी से, इन सब से, टीम वर्क से नॉन कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो आती हैं। तो नॉन कॉग्निटिव में ध्यान रखना, आप अपने एक्सपीरियंस से कितना ओपनली सीख रहे हो, आप कितने इमोशनली स्टेबल हो, आप कितनी चीज़ों के लिए अग्री रहते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो नॉन कॉग्निटिव स्किल्स का पार्ट है, जो स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती हैं। अब हम समझते हैं कि जो पहला बार है कोई शख्स था जिसने कोई तो ऐसा शख्स रहा होगा जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है किसी भी शख्स की, किसी भी व्यक्ति की ऐसी एबिलिटी जिससे वो रिकॉग्नाइज कर पाए, समझ पाए,
मैनेज कर पाए और अपने ही इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर पाए एंड इमोशंस ऑफ अदर्स भी समझ पाए और उनको भी इन्फ्लुएंस कर पाए अगर वो किसी डिप्रेशन के शिकार हैं या जो भी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ये सारे जो शब्द आए आपके सामने कि अपने आप को समझना, अपने आप को मैनेज करना, कई बार हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारी एंजाइटी रुक नहीं हो रही होती है, हम बहुत चिंता करने लग जाते हैं। उस समय पर अपने आप को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखो अगर आप खुद को नहीं मैनेज कर पाओगे तो जिला क्या मैनेज करोगे, कंट्री को कैसे मैनेज करोगे। तो यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इमोशंस को भी मैनेज करना सीखें। बहुत गुस्सा आ जाता है आपको, आप पकने लग जाते हो, रिएक्शन देने लग जाते हो, मत करो। आपको उसी वक्त अपने अंदर झांकना है कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो अगर आपको ये कला आ गई तो आप समझ लेना आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा है। क्योंकि पैनल बोर्ड आपके साथ पूरी कोशिश करेगा कि अगर आप गुस्से वाले हो तो आपको गुस्सा ट्रिगर करने की कोशिश करेगा, अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो तो बहुत नेगेटिव बातें बोलने शुरू कर देगा। तो इसीलिए ऐसे स्वभावों से बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपना इमोशनली इंटेलिजेंस के फैक्टर को आइडेंटिफाई करो कि आप कैसे। आज आपके लिए मैं ये काम भी दे रही हूँ आपको, आज अपने अंदर से आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ क्या आपको लगता है 10 में से कितना स्कोर दोगे आप इमोशनल इंटेलिजेंस में अपने आप को। बड़ी ईमानदारी से बताना इस बारे में कि 10 में से कितना आप स्कोर कर रहे हो अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का मैटर आता है तो। ठीक है, अब ये जो टर्म कॉइन हुई इमोशनल इंटेलिजेंस की, रिसर्चर ने करी 1990 में, जिनका नाम था जॉन मेयर एंड पीटर सेलोवे। बाद में इसको पॉपुलराइज किया साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, अब हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब है स्ट्रेंथन करना इंटरपर्सनल स्किल्स को, यानी कि मेरी आपस में बातचीत, मेरा कम्युनिकेशन लोगों से शायद कैसा रहता है। अगर कोई बहुत बड़ा कोई विरोधी वाला मामला आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो मैं उसको किस तरह से हैंडल करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, किसी की मतलब किसी की पर्सनैलिटी का ओवरऑल देखना, इसके पास क्या क्या सी टेक्निक है लोगों से बात करने का, लोगों से किस तरह से ये रहता है, ये सारी टेक्निक है। यानी कि प्रिजर्वेरेंस आपके अंदर कितनी है, आपके अंदर एकेडमिक इंटरेस्ट कितना है, कितना आप वैल्यू एजुकेशन पर बिलीव करते हो। तो ये सारी ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो ग्रिट का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मतलब होता है बहादुरी, करेज होना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं होता है कि आप घबरा गए, जरा सा कुछ हुआ, आपने लड़ा उसके साथ। प्रिजर्वेरेंस का मतलब भी अगेन इसमें भी डिटर्मिनेशन है कि आप इस चीज़ को परसिस्टेंटली करते ही चले जा रहे हो। समझ रहे हो, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसी में जो डैनियल गोलमैन थे, जो आपके जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बड़ा अच्छा एक बना के दिया कि फीचर्स क्या होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। जब भी आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन GS4 के पेपर में आएगा, प्लीज़ मेक दिस डायग्राम, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। डैनियल गोलमैन का मॉडल आपको ज़रूर बनाकर आना है पेपर में। अब यहाँ एक चीज़ है रिकॉग्निशन की, एक रेगुलेशन की। ठीक है, कैसे? पर्सनल कॉम्पिटेंस है, सोशल कॉम्पिटेंस है। रिकॉग्नाइज क्या होना चाहिए? देखो, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ योर बिहेवियर ऑन अदर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बिहेवियर है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपका जो बिहेवियर है वो आपके इमोशनल स्टेट के बारे में भी बताता है। आपको वो भी पता होना चाहिए कि अगर कोई परिस्थिति नाजुक है, थोड़ी नेगेटिव है, उसमें आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बातचीत करते हो लोगों से। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपने फ्रस्ट्रेशन निकालना शुरू कर दिया। अब रेगुलेशन में क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट। कि अगर आपको एक बारी पता चल गया है कि इस समय आपका जो इमोशन है वो बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव है, अगर आप किसी से बात करोगे तो आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, और ऐसा कुछ कि ये जो थॉट आया है ये आपके वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट थॉट आ रहा है आपके अंदर, और आप ऐसे होने चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट के कि अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपके इस बिहेवियर में चेंज होनी चाहिए, तो आप अडेप्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ें कि ठीक है अब ऐसा ही समय है। जैसे मान लो अनफॉर्चुनेटली आप एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है,
अब आप उसकी चीज़ में इतना एक्सट्रीम थॉट्स में आ गए कि नहीं, मैं कैसे फेल हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, मैंने तो पूरी जान लगा दी थी, मेरा फैमिली मुझ पर कितनी डिपेंडेंट है, मैं कैसे कर, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। इस सब स्वभाव से, इस नेचर से बच के आपने क्या किया, आपने एक्सेप्ट किया, अडेप्ट किया कि ठीक है, इट्स डेस्टिन्ड, इट हैपेंड, नाउ गेट ओवर फ्रॉम इट। इससे चलते हैं और आगे की तरफ हम एक्सप्लोर करते हैं कि अब क्या हो सकता है। अगर तो ये आपके अंदर है तो फिर आप सेल्फ मैनेज कर पा रहे हो और आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है और आप गोल ओरिएंटेड हो। आपको हर्डल्स जो भी आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको लग रहा है कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, आप उसको इतना ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट नहीं लेने लग जाते। ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस की बात रही तो सोशल अवेयरनेस भी होना चाहिए। आपको अपनी सोशल सिचुएशन समझ में आनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, आप एक एक्टिव लिसनर होने चाहिए, सही ढंग से सुनने वाले होने चाहिए आप कि क्या बात आ रही है समाज के रूप में, क्या ऐसी बातें उठ रही हैं। क्योंकि देखो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप अपने बारे में ही नहीं समझ पा रहे हो, एक्टिव लर्निंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या उम्मीद करते हो फिर आप। और एम्पैथेटिक तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि कल को आप ब्यूरोक्रेट हो, आप समाज के लिए ही तो करना जा रहे हो सेवा। अब समाज के लिए अगर आप सेवा करने जा रहे हो और आपको समाज की फीलिंग्स, एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या करोगे आप, क्या पॉलिसी बनाओगे फिर आप। और सोशल मैनेजमेंट की बात है, और अगर बात आती है सोशल मैनेजमेंट में, सबसे पहले टीम मैनेजमेंट है। टीम मैनेजमेंट का मतलब है, देखो इसीलिए बच्चों को बचपन से ही क्या खिलाया जाता है, टीम में खेल खिलाए जाते हैं, स्पोर्ट्स खिलाया जाता है या कोई भी गेम खिलाई जाती है, ताकि इनके अंदर एक टीम स्पिरिट आए। इससे वो सोशल चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। मान लो आप ही को कोई प्रोग्राम होस्ट करना है, इसमें 100 लोग आ रहे हैं। अब ये होस्ट करने के लिए EQ की बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है कि सबको मैनेज कैसे करना है। क्योंकि आप ही को पता है कि उस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते, आपको साथ में सबको बैठा के सबको मैनेज करना है। टीम मैनेजमेंट ही कहते हैं उसी को। फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना आना चाहिए। आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस, यानी कि आपके आपसी बातचीत के संबंध लोगों से ऐसे हों कि वो अगर सेंसिटिव से सेंसिटिव बात भी आपको बता पाएँ और एम्पैथेटिक भी रहें आपके साथ, मतलब आप भी रहो और वो भी रह पाए। ऐसा इन्फ्लुएंस सोशल मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि अगर कोई बात कह रहा है, आपने सुना ही नहीं उसकी बात को, आपने समझने की कोशिश ही नहीं की उसके पर्सपेक्टिव को कि वो कहना क्या चाह रहा है, तो आप समझ लेना इमोशनल इंटेलिजेंस की आपके अंदर ही सबसे पहले कमी है। तो गोलमैन ने जो बहुत सुंदर मॉडल दिया है कि पर्सनल कॉम्पिटेंस के लेवल पे कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे अवेयर रहना है, सोशल कॉम्पिटेंस के मामले में कैसे अवेयर और मैनेज रहना है। तो वेन एवर इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इन योर पेपर, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज़ मेक दिस डायग्राम, यू विल डेफिनेटली फेच गुड मार्क्स। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंट कोशेंट यानी EQ और IQ के फ़र्क को समझते हैं। कह रहा EQ क्या होता है, कह रहा इसका मतलब है आइडेंटिफाई करना, परसीव करना, रेगुलेट करना इमोशंस को। कह रहा कैसे, कह रहा 5 तरीक़ों से आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कह रहा क्या, कह रहा सबसे पहले आपको ना सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो गोलमैन ने आपको अभी कराई। सेल्फ रेगुलेशन में आपको होना चाहिए, आपको बहुत एम्पैथेटिक समानुभूति रखनी चाहिए सभी के लिए, और सोशल स्किल्स होनी चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए। यानी कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रहा है, आप बिल्कुल ही पागल हो गए, ये बहुत गलत बात है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना है, मेकिंग ऑब्जेक्टिव डिसीजंस, एक ऐसे डिसीजंस बनाओ आप जो ऑब्जेक्टिव डिसीजंस हो। फिर IQ की बात आ जाती है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का फैक्टर, कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी, वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें। जैसे आपका मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, आपका लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका IQ का लेवल जो है, यानी जो आपका कॉग्निटिव लेवल है, वो बहुत अच्छा है। EQ जो होता है ना, इमोशनल कोशेंट जो होता है, ये इन्वायरमेंटल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस का सब्जेक्ट होता है। सो कैन बी एक्टिवली ट्रेंड एंड डेवलप्ड ओवर टाइम। देखो आप
टीनेज बच्चा हो, ठीक है, मतलब आप समझो कि आप 13 साल से 19 साल की उम्र में हो, ठीक है। आपको पता है उसी वक्त सबसे ज़्यादा आपको पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना है, और हार्मोन्स भी इतने नए नए आपके उबाल मार रहे होते हैं कि आपकी चीज़ों का ध्यान भी दूसरी चीज़ों की तरफ जा रहा होता है जो आपके लिए ठीक भी नहीं है ना। अब उस समय पर आपको अपने आप को मैनेज करना है, ठीक है। तो टीनेज में इमोशनल्स कंट्रोल अगर आप कर गए तो फिर आप समझ लो आप आगे की ज़िंदगी बड़ी अच्छी जीने वाले हो। और ये भी ध्यान रखना कि जो EQ है ना, उस समय के साथ डेवलप होता है। ऐसा नहीं होता कि अब आप जैसे 4 साल के हुए आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, देखो भगवान ने दिया नेचुरल, अगर आया तो आया, वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको इन्वायरमेंट और सोशल इन्फ्लुएंसेस से सीखने को मिलती हैं। जैसे आप एक इन्वायरमेंट में रहे जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, डायलॉग, नेगोशिएशन, मतलब वहाँ पे फाइटिंग मोड पे लोग नहीं रहते हैं। वहाँ पे लोगों को हमेशा लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो डायलॉग नेगोशिएशन से दूर ना हो पाए, तो वो बड़ी आसानी से उसका काम कर देगी और मज़े से एकदम काम ख़त्म हो जाएगा। क्या ना, IQ वाले मामले में पता है क्या होता है, यहाँ पर तो आपके जीन्स हैं, स्टेबल ट्रेट हैं, तो आपका IQ अच्छा है। फिर EQ के लिए कोई भी यूनिवर्सली स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होता है, इसीलिए आप किसी का ये बता दो कि एग्जैक्ट EQ स्कोर ये है या इनका ये टिपिकल बिहेवियर होगा, ये बताना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसे IQ के लिए क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है हर एक एज ग्रुप का, और उसको आप करते हो तो आपको अच्छा रहता है। अगर यहाँ पर कहते हैं पाइवटल रोल है जनरल वेलबींग में, प्रमोट करना पर्सन का मेंटल हेल्थ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, ये सारा का सारा आपका कहाँ से आता है फैक्टर, EQ से आता है कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहता है, आपके जो आसपास आपके दोस्त हैं, आपके परिवार है, आपके उनके साथ कैसे रिलेशनशिप हैं, क्या आप इंटरपर्सनली सक्सेस हैं। अगर तो एवरेज है IQ तो आपका इंटरपर्सनली भी आप बड़े आराम से डील कर जाते होगे। IQ के लिए क्या होता है कि अगर आपका IQ अच्छा है तो आप एकेडमिक अचीवमेंट ले पाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो अच्छी जॉब्स मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ। अब किसी भी ज़िंदगी में हम सबसे पहले शिक्षा के लिए ही दिखाते हैं कि एकेडमिकली या एजुकेशन वाइज EI का, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। कह रहा सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है इम्पोर्टेंस की EI की, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। कह रहा कैसे, कह रहा जिस भी बच्चे को मैनेज करना आता है अपने आप को, कि अगर ठीक है माना कि स्ट्रेस आ रहा है, एग्ज़ाम बहुत सारे हैं, लगातार हैं, कैसे पढ़ूंगा, कह रहा अगर तो उसको स्ट्रेस मैनेज करना आता है, उसको कोई सेटबैक मैनेज करना आता है, तो वो चैलेंजेस वगैरह को भी आराम से जो बच्चा डील कर पाता है, तो आप समझो ये कैसे कर पा रहा है वो, क्योंकि उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है। फिर वो अपने आसपास की सिचुएशन भी बड़े आराम से रखेगा, उसका माइंड जितना कूल रहेगा वो उतनी अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होता है। जो भी स्टूडेंट का इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा उसका अपने आप ही सेल्फ इस्टीम अच्छा होगा, उसको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा। सेल्फ इस्टीम का मतलब क्या होता है, उसका अपने ऊपर से बड़ा अच्छा ट्रस्ट होना कि ठीक है बहुत बेस्ट चीज़ें चल रही हैं। देखो अगर मैं आपको एग्जैक्ट मतलब बताऊँ ना सेल्फ इस्टीम का, तो यानी कि गुड ओपिनियन ऑफ योर ओन कैरेक्टर एंड एबिलिटी, आपको पता है मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंटिमेंट, इसको कहते हैं हम सेल्फ इस्टीम बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है यहाँ मेरे से गलती हुई, आपने सॉरी बोल दिया, आप क्रिटिसिज्म के लिए भी ओपन हो, आप अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करने में भी हो, आप कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत उछल नहीं रहे हो, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट की तरह ले रहे हो, बड़ा हार्मनी रहती है आपके अंदर, तो बस समझ लो आपका सेल्फ इस्टीम बहुत हाई है। और लोअर लेवल ऑफ एंजाइटी डिप्रेशन होगा ही नहीं आपको, आप बड़े ही मेंटली अपने आप में बड़े ही खुश ही महसूस करोगे। तो समझ लेना ये कैसे पॉसिबल होता है, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। अब आगे चलते हैं डेवलपिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। कह रहा देखो आपका दूसरा काम क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका एजुकेशन में ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको ना इमोशंस पढ़ने आते होंगे, आप एक सपोर्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, फिर आप सभी को वैल्यू दोगे, आप फिर जेंडर सेंसिटिविटी का टॉपिक उठेगा, मेल फीमेल के गैप का इशू उठेगा, तो आप बड़े सेंसिटिवली उस टॉपिक को समझोगे
और अपने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के लिए आप हमेशा तैयार रहोगे। फिर आपका नर्चर होगा रिलेशनशिप थ्रू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये देगा कि आप डिबेट में, स्कूल के कंपटीशन में जो भी होता है, आप किसी को भी ध्यान से सुनोगे, एक्टिवली सुनोगे, उसके रिस्पांस में आप रिस्पांस ऐसा दोगे कि किसी को हर्ट भी ना करे, और एम्पैथेटिकली बात करोगे, जिसकी वजह से आपके पॉजिटिव रिलेशन रहेंगे आपके दोस्तों के साथ, आपके टीचर्स के साथ, दूसरे मेंबर्स के साथ। आप हमेशा ये तैयार रहते होगे कि भाई लर्निंग टू एक्सेप्ट ओन मिस्टेक्स भी आपको पता होनी चाहिए, दूसरे को भी कैसे हेल्दी क्रिटिसाइज़ करना है वो भी आपको पता होगा। फिर आपकी ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त सक्सेस होगी। आप सोचो, आपको जब स्कूल लेवल से ही ये तैयारी हो गई है आपकी कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है, तो फिर आप एम्प्लॉयर को, ऑर्गेनाइजेशन को बड़े ही आराम से आप चीज़ों को ना आसपास बड़ा आराम से मैनेज कर लोगे। आप कलीग्स के साथ कोऑर्डिनेट कर लोगे, आप वर्क प्रेशर जो भी होगा उसको बड़े आराम से हैंडल कर लोगे। और देखो आज की डेट में ना इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए लोग करियर काउंसलर्स के पास जा रहे हैं। सोचो आप, इतना हाल बुरा है। तो इसीलिए ये शुरुआत से ही बच्चे के अंदर डालनी चाहिए। फिर आपका लीडरशिप इफेक्टिव होना चाहिए, आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ रखना है, कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है, ये पता चल जाएगा, क्योंकि आपको लोगों के इमोशंस पढ़ने आते हैं। तो आपका वो भी काम हो गया। अब मान लो किसी बच्चे में नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस, या किसी भी बड़े में भी नहीं है, कई बार तो ऐसा भी होता है, तो कैसे इनकलकेट करें इमोशनल इंटेलिजेंस को? कह रहा है उसके लिए सबसे पहला काम करना है सोशल इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम्स। यानी बच्चे को बताओ कि देख भाई, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख, कुछ पॉजिटिव गोल्स के साथ रोज़ सुबह उठ रहा है, पॉजिटिव गोल्स के साथ उठ, लोगों के प्रति, हर स्पीशी के प्रति एम्पैथेटिक रहो। जैसे कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात में वादनगर है ना, वहाँ प्रेरणा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्कूल है। वो एक हफ्ते सुबह, एक हफ्ते के अंदर अंदर रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाते हैं। वहाँ वो लोगों को एक्सपेरिमेंटल इंस्पिरेशनल लर्निंग देते हैं। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात आई है, ग्रुप के प्रोजेक्ट हैं, पीयर ट्यूटरिंग है, टीम बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ आने में, आइडिया शेयर करने में काफ़ी मदद मिलती है। क्या एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के अंदर हैप्पीनेस कैरिकुलम एक पार्ट ही है, सिलेबस का ही पार्ट है, जिससे लोग आपस में आके बातचीत करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, टीम वर्क, कम्युनिकेशन में काम करते हैं। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट जो आपको इनकलकेट करना है यही, वो कैसे करना है, आप रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिसेस कराओ। क्या कराओ? मेडिटेशन कराओ। जैसे योगा कराते हो ना, उसमें 5 मिनट का मेडिटेशन करा दिया। स्टूडेंट को जर्नलाइज कराया कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में देखो आप क्या क्या गलतियाँ करते हो, सुबह से लेकर रात तक आप क्या करते हो डेली, वो सब सेल्फ अवेयरनेस पे बच्चे को लेके जाओ। फिर टीचर्स और स्टाफ को भी वैसे ही एम्पावर करना है। देखो ऐसा नहीं सिर्फ बच्चे पे वर्क करना है, टीचर्स जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो भी तो इमोशनली इंटेलिजेंट होने चाहिए कि कैसे ही बच्चे को हैंडल करना है। फिर पेरेंट्स और कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही करना है। पेरेंट्स को भी हमें हॉलिस्टिकली फॉस्टर करना है, उनके अंदर भी ये चीज़ आए। सोसाइटी को भी हमें इमोशनल इंटेलिजेंस देना है। और फीडबैक सिस्टम ज़रूर बनाओ। स्टूडेंट का सर्वे ले लिया, एकेडमिक परफॉर्मेंस उसकी देख ली, उसका और चीज़ों में डिसिप्लिन चेक कर लिया। फिर कह रहा है आपको जान के बड़ी खुशी होगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने तो ये एम्फसिस किया है कि क्रिएटिव पोटेंशियल बच्चों का बाहर निकालना है, उनका सोशल, एथिकल, इमोशनल डिस्पोजिशन को हमें ज़्यादा फोकस करना है। मतलब पढ़ाई जो हो वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, प्रोफेशनली क्या करना है, करियर काउंसलिंग कैसे करनी है, सब कुछ बताना है। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्यों ज़रूरी होती है, आप ही के लिए बात करते हैं। कल जो आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे, एक IAS ऑफिसर बनोगे, तो वहाँ पर कैसे ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे ज़रूरी है। यानी जब सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अवेयरनेस रहेगी, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होगी, अपनी वीकनेस पता होगी, तो आपको पता है अंडर प्रेशर भी कैसे काम करना है। आपको पता है स्ट्रेटेजिकली इम्पल्सिव नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है, कहीं पे भी रिस्पॉन्स करोगे, सीख जाओगे। फिर इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगा। आप हॉलिस्टिक और ऑब्जेक्टिव व्यू से जब चलना शुरू करोगे तो आपका कम्युनिकेशन एम्पैथेटिक होगा, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर सोशल अवेयरनेस होगी तो आप कम्युनल राइट जैसी समस्याओं से डरोगे नहीं, सेंसिटिवली अप्रोच लगा के उसको डील करना सीख जाओगे।
फिर एड्रेस कर पाओगे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि होता ही होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि आपको ये हमेशा रहेगा कि एथिकल निभाऊं या पॉलिटिशियन की बात मानूं, क्या करूं, तो वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, यू कैन एंटिसिपेट नीड एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ईआई से रिलेशनशिप तैयार होगा, इंक्लूसिव एंड कॉन्सेंट्रेट। मतलब आप ऐसा शुरू कर दोगे काम जो सभी के लिए, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो बंदा होता है ना, वो सभी के लिए विन विन सिचुएशन सोचता है कि मेरी भी जीत और तुम्हारी भी जीत। ऐसे काम इमोशनल इंटेलिजेंस वाला बंदा करने लग जाता है। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाता है कि जहाँ बड़ा ट्रस्टवर्दी हो। कह रहा आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आईएएस ऑफिसर हैं फैज़ अहमद मुमताज़। एजुकेशन लाइब्रेरी से उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया साइबर क्राइम हब जमतारा। कलीग सिटीजन्स को इतना ज़्यादा उन्होंने मतलब सपोर्ट करा, सोशल मैनेजमेंट स्किल्स ऐसे डाल दी कि बस एजुकेशन और लाइब्रेरीज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया वहाँ साइबर क्राइम हब एंड जमतारा। अब इसी में आपके लिए केस स्टडी है जो मैं कराऊंगी, ये वाली सेकंड केस स्टडी आप खुद से सॉल्व करेंगे, ध्यान से सॉल्व करनी है, समझते हुए करनी है। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कूल, ठीक है। ड्यूरिंग रेगुलर इंस्पेक्शन यू नोटिस दैट देयर इज़ अ फॉर्मल सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कास्ट लाइन। यानी जो बच्चे हैं उनको रेगुलर इंस्पेक्शन के समय पे पता चला, प्रिंसिपल है डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स की, वो रेगुलर इंस्पेक्शन कर रही थी। तो जब ऐसे ही उन्होंने ना, एक तो रेगुलर इंस्पेक्शन होता था, एक उन्होंने इनफॉर्मल सेग्रीगेशन देखा बच्चों के बीच में कास्ट लाइन्स के बेसिस पे। स्टूडेंट्स पीयर ग्रुप बना के चलते हैं, सिमिलर कास्ट के अलग चलते हैं, बाकी जो दूसरी कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और डिस्कशन जब टीचर्स से हुआ, उनको लगा यार तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ तो हमारे बहुत ज़्यादा सोशल सेटिंग पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो आपसे सवाल किया गया है कि ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जाएं जिससे ये सिचुएशन इम्प्रूव हो। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ओपन डायलॉग एंड अवेयरनेस। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ओपन डायलॉग एंड अवेयरनेस। लिखते जाओ आप इसको। यानी कि आप स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करो कि जो एग्जिस्टेंस जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, इसके ये इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं आपके बच्चे पर, पूरी सोसाइटी पर। फिर ऐसा कैरिकुलम हो आपका सिलेबस के अंदर ही, उसको कहते हैं इंक्लूसिव कैरिकुलम होना चाहिए। डाइवर्सिटी इक्वलिटी के चैप्टर बच्चों को पढ़ाओ कि स्टीरियोटाइप्स को दूर करो। तीसरा काम क्या करोगे, पीयर मीडिएशन ट्रेनिंग दिलवाओ। यानी बच्चों को बुलाओ और आपस में उनको कराओ कि भाई क्या बात है, पीसफुली डायलॉग उनके रिस्पॉन्स को ठीक करो। 3 ये हो गए। चौथा मैं बताती हूँ, ये लिख लिया होगा होपफुली आपने। चौथा काम क्या करना है आपने, चौथा काम ये करना है आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करना है। ये एक साइकोलॉजिकल बच्चे जो होंगे ना, साइकोलॉजी जिनका ऑप्शन होगा वो समझते होंगे, बाकी बच्चों को भी बता देती हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि जो भी बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर और रिस्पेक्ट करते हैं सभी बच्चों की रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, आप उनको रिवॉर्ड दो। ऐसे बच्चों को एक्नॉलेज करो, रिकॉग्नाइज करो, तो भी बच्चों के अंदर ये ना कल्चर डेवलप होगा कि देखो इसको तो गिफ्ट मिल रहे हैं, इसको तो सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उससे भी कल्चर डेवलप होगा। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बिना आप इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे। तो इनकरेज करो पेरेंट्स को कि वो भी पार्टिसिपेट करें स्कूल की एक्टिविटीज़ में, और ताकि डिफरेंट बैकग्राउंड वगैरह सोच के भी ना वो आएँ। और छठा काम वो कर दो, मेंटोरशिप प्रोग्राम चला दो। मेंटोरशिप प्रोग्राम चला दो, यानी कि स्टूडेंट्स को, यंगर जो स्टूडेंट, ओल्डर स्टूडेंट जो है वो गाइड करें छोटे बच्चों को, उससे भी होगा। और लोकल को आप ना 7th काम ये भी कर सकते हो, कोलैबोरेट करो आप विद लोकल कम्युनिटीज़, उससे भी आपका काफ़ी काम अच्छा हो जाएगा। ये सारे काम आप अगर कर लेते हो तो आप सिचुएशन को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। अब देखो इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो आप लिख ही लोगे, है ना। कैन इट बी लर्न इज़ येस, हाउ। देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन के बाद देखो आप यही समझ गए होंगे कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस को लर्न कर सकते हैं, चाहे वो इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइजेज हम कर लें, अभी हमने पढ़ा भी है, स्टिल आई एम राइटिंग दिस आंसर। इमोशनल अवेयरनेस एक्सरसाइज कर लें हम, या तो ठीक है, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड ऑल, है ना, इसकी तरफ से हो सकता है। हम चलाएं फिर एम्पैथी की ट्रेनिंग जो हमने पढ़ा भी है, रोल प्लेइंग एक्सरसाइज वगैरह कराएं हम, उससे भी हम लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट,
सोशल स्किल्स का अगर हम डेवलपमेंट कर देते हैं, यानी कम्युनिकेशन कोर्सेज वगैरह चलाएं, उससे भी होगा। फिर हम चौथा काम ये कर सकते हैं कि हम ना आपका कॉग्निटिव एक आपका होता है बिहेवियरल थेरेपी, जिसको हम कहते हैं सीबीटी कहते हैं इसको, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का मतलब क्या है कि आप इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करोगे, उसको बताओगे कि देखिए लगातार तेरा ना नेगेटिव पैटर्न आ रहा है थॉट्स का, ठीक है। और उसके बाद पांचवा काम ये कर लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस प्रोग्राम चला लेना, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले प्रोग्राम्स चला लेना। इन सभी से ना आप इस सिचुएशन को बड़े प्यार से डील कर जाओगे। लगातार ये काम करोगे, आपकी सिचुएशन आपको लगेगा ये तो झूम अंतर हो गई। तो ऐसा ही कुछ आपने करना है, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक होगा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी केस स्टडी मैं नहीं सॉल्व करूँगी, आप खुद सॉल्व करके मुझे टेलीग्राम लिंक अब बन चुका है, उसको ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने आंसर्स वहाँ डालना शुरू करो अब। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर मामला आता है सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर। देखो हम जानते हैं, आप भी खूब रीलें देखते होगे, खूब पॉडकास्ट सुनते होगे, खूब इन्फ्लुएंसर से खूब इन्फ्लुएंस हो। मतलब एक मार्केट में प्रोडक्ट आता होगा, इन्फ्लुएंसर ने बता दिया जी ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, फटाफट उसको खरीद लेते हो, है ना। होता ही है आपके साथ, कई बार मेरे साथ भी होता है। अब ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है या क्या है, समझते हैं इसको हम एथिक्स की दृष्टि से। क्या है, जो डिजिटल वर्ल्ड है इस पे इतने जल्दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फेमस हो जाते हैं अपने कंटेंट की वजह से कि लोगों का ओपिनियन चेंज करने में, कस्टमर का इंटरेस्ट चेंज करने में, उसका डिसीजन चेंज करने में, मतलब फैशन, हेल्थ, म्यूज़िक, ये तीन चीज़ें ऐसी हो गई हैं जिस पे सबसे ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कह रहा अब ऐसा क्या है ये सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन क्या होता है। कह रहा सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका ओपिनियन, आपके बिलीव्स, आपका बिहेवियर सब बदल जाता है। कह रहा इन्फ्लुएंसर व्यक्ति कौन है वो, कह रहा वो ऐसा बंदा है जो पूरी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चैनल्स की मदद से, ब्लॉग से, अपने पोस्ट से, अपने ट्वीट से ऑडियंस पे इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल देता है कि वो मतलब उसके ही बताए हुए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, उसी की बताई हुई सर्विसेज बताएंगे। अगर कोई ब्लॉग पे अपना पोस्ट करते हाँ मैं मनाली के मैं फ़लाँ स्टेकेशन, फ़लाँ होटल में रुका था, बस वहीं पे बंदा भी जाएगा। फिर उसके बाद फीचर्स की बात कर रहे हैं। कह रहे देखो ब्रॉड, अगर आप देखो बेस्ड ऑन ब्रॉडर सोशल नॉर्म्स ऑफन अनइंटेंशनल जो होती हैं या नॉन वर्बल होती हैं, पावर, स्टेटस, रेपुटेशन की वजह से आपको लगता है हाँ यार ये बड़ा सही बंदा है, बड़ी सही बात कर गया ये, तो आप इस वजह से भी उसकी तरफ मुड़ जाते हो। अब मेजर टाइप्स क्या हैं इसके, कह रहा एक होता है कन्फर्मिटी, यानी बिहेवियर चेंज हो गया, डिज़ाइन टू मैच द एक्शंस ऑफ अदर, यानी सिलेक्टिंग क्लॉथ्स टू मैच व्हाट अदर पीपल आर वेयरिंग। कन्फर्मिटी कर दिया आपने, यानी आपने अपना पूरे कपड़े वपड़े पहनने के तरीके ही बदल डाले क्योंकि आपको लग रहा है यार इस वक्त ना ये ट्रेंडी हो रखा है, इसको पहनते हैं। कन्फर्म्ड है कि आप चेंज हो गए। कंप्लायंस का मतलब है कि बिहेवियर चेंज दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा जो है वो अपना रूम क्लीन करने लग गया एज़ पर पेरेंट्स रिक्वेस्ट, यहाँ पर तो डायरेक्ट रिक्वेस्ट से मामला ठीक हो गया। एक ओबीडियंस है कि आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है क्योंकि किसी अथॉरिटी का ऐसा आ रहा है, आपको लेटर साइन करना है व्हेन आस्क्ड बाय अ टीचर, समझ रहे हो, तो ओबीडियंस की वजह से हुआ है। ये तरीके होते हैं किसी भी बिहेवियर को परसुएड या मतलब चेंज करने के लिए, समझ लो, है ना। कन्फर्मिटी, कंप्लायंस या ओबीडियंस की वजह से होता है। अब नेक्स्ट आता है परसुएशन। परसुएशन क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति का ऐसा एफर्ट है जिससे आपका बिलीफ, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रेफरेंस सारा बदलता जा रहा है। जैसे मानो आप किसी जगह पर गए, आपने धर्म चेंज करा लिया, आपको वहाँ का धर्म इतना अच्छा लगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। आप इतने प्रभावित हुए वहाँ जाके कि आपने बिल्कुल बदल डाला अपने आप, उसी को कहते हैं परसुएशन। यानी फीचर्स क्या है, इंटेंशनल थे, एक्सप्लिसिट थे, वर्बल थे, बेस्ड ऑन परसीव्ड फ्रेंडशिप की वजह से आपको लगा यार तो बड़ा ज़बरदस्त मामला अच्छा लग रहा है, आप उसकी तरफ खींचे चले गए। अब प्रिंसिपल क्या होता है जब भी परसुएशन होता है, रेसिप्रोसिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है। आपको लगता है यार तो बड़ी अच्छी चीज़ है और मतलब यहाँ तो मुझे तो इसी चीज़ की बड़ी कमी थी जीवन में,
तो आपको लगता है कि यार यही ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। तो रेसिप्रोसिटी का मतलब समझ, तो रेसिप्रोसिटी का मतलब एक सोशल नॉर्म दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग समथिंग विद अनदर पर्सन और ग्रुप। तो आप उसको चेंज कर लेते हो किसी का फेवर रिटर्न में लेने के लिए, कोई नेगेटिव एक्शन पे पनिश करने के लिए, ये सारा काम आप करने लग जाते हो। अब आई कैचिंग फ़ोटो वीडियो डाल दी जाती हैं, कौन डालता है? इन्फ्लुएंसर्स। ऐसी स्टोरी डाल देते हैं कि बंदा बिल्कुल उसी का होके रह जाता है। उसी को कहते हैं पर्सुएजन करना। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं? सिटीजन है, सोसाइटी है, मार्केट है, गवर्नमेंट है, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर है। देखो सिटीजन क्या चाहता है, उसका तो इंटरेस्ट है ना, वर्चुअल सोशल कनेक्टिविटी करना, एंटरटेनमेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन। सोसाइटी सोशल कोजन एंड डेमोक्रेटिकली चलना चाहती है। मार्केट में फेयर कंपटीशन मार्केट चाहती है। सरकार चाहती है कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है उसकी वो प्रोटेक्टेड रहे। सोशल मीडिया चाहता है कि उसका कस्टमर बेस बढ़ता चला जाए। इन्फ्लुएंसर चाहता है उसकी फ्रीडम बनी रहे, उसका पर्सनल ब्रांड मोनेटाइज हो जाए, उसकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी हो जाए। वो इस चक्कर में ऐसी चीज़ें करने लग जाता है। अब ये कह रहा है कि सोशल मीडिया और आपके इन्फ्लुएंसर्स की वजह से सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन पे क्या असर पड़ता है, कैसे प्रोग्रेसिव है। तो प्रोग्रेसिव तो देखो है भाई सोशल नॉर्म, आप मानो ना मानो, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया के, वो ऐसे अपलिफ्टिंग, ऐसे एम्पावरिंग कंटेंट बेचते हैं जिससे वॉइस ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ भी सुनी जाती है। कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर मी टू कैंपेन याद है आपको? क्या था बताओ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मी टू कैंपेन किस बारे में था, और इससे जुड़ी जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है? उसके बाद देखो पता भी चलता है कि आप सुन भी रहे हो या क्या कर रहे हो। एक हुआ था ब्लैक लाइव्स मैटर, ये भी एक कैंपेन चला था, याद है? ग्लोबल सोशल मूवमेंट थी। इसका मैं बता देती हूँ आपको कि इसमें जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, या जो हम इनइक्वालिटी रखते हैं ना, जो ब्लैक लोगों को देख के हम गलत गलत कमेंट वमेंट करने लग जाते हैं, उसके रिलेटेड ये थी। तो सोशल मीडिया से डेफिनेटली ये चीज़ तो ठीक होती है। फिर इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो नया मार्केटिंग चैनल बनाते हैं, ब्रांड को इन्हांस करते हैं, किसी की परचेज इंटेंशन ठीक करते हैं, और इससे डाइवर्सिटी आपको पता चलती है। बात देखो, आज हमारे पास कॉस्मेटिक या कोई भी हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, हमारे पास कितने सारे चॉइसेस हैं, और हमें कितना कुछ पता चल रहा है सोशल मीडिया की वजह से कि हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, क्या ठीक नहीं है, वो सब कुछ। फिर डेमोक्रेटाइजेशन है इन्फॉर्मेशन का, आपको रीजनल भाषा में भी पता चलने लग जाएगा। फिर कितने सारे चैनल आएंगे वो रीजनल भाषा में आपको बताएंगे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी आपको देंगे। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर कर्नाटका का जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग गाइडलाइंस हैं 2024 का, और उत्तर प्रदेश का भी, उन्होंने एडवर्टीजमेंट में बोला है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कि वो आएँ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स को आगे फैलाएं, डिसमिनेट करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ उसको। तो सोचो, कर्नाटका और यूपी तो बुला रहे हैं। अब आगे क्या होता है, क्या क्या ऐसे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के, वो हम देखते हैं। कह रहा सबसे बड़ा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर का, वो क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का स्प्रेड होना। कह रहा जो इन्फ्लुएंसर है इंटेंशनली अनइंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन को भेजता रहता है, स्प्रेड करता है, जिससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैम्पर होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का, जैसे इलेक्शन पर पड़ जाता है। मतलब आप सोचो, इन्फ्लुएंसर इतना ज़्यादा आपको तय करने लग जाते हैं कि आप इलेक्शन में किस प्रतिनिधि को चुनना है, वो राय भी आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होकर ले रहे हो कि बीजेपी को चुनना है, कांग्रेस को चुनना है, किसको चुनना है। फिर मेंटल हेल्थ इशू तो है ही, सेल्फ कंपैरिजन ही आ जाता है कि हाय मैं तो ब्यूटीफुल ही नहीं हूँ, हाय मेरे साथ तो ऐसा है। कल्चर ऑफ इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स ने हमारे अटेंशन स्पैन को धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम कुछ सेकंड ही हमारा अटेंशन स्पैन रह गया, उसके बाद हमें मन ही नहीं करता कुछ देखने का। मैं कितने ही सारे बच्चों से सुनती हूँ, मैम हम बड़ी बड़ी मूवीज़ नहीं देख सकते, वेब सीरीज़ दिखा दो आधे घंटे की, उतना तो झेल लेंगे हम। बताओ, इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चे पे, सोशल मीडिया के एडिक्शन है। टीनेजर्स पे तो खास तौर पे, वो बाहर ही नहीं जाना चाहते, कोई फिजिकल हेल्थ स्पोर्ट्स कुछ खेलना ही नहीं चाहते। फिर रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, आप परसुएड करते हो, बेसिकली ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो रहा है इस्लामिक स्टेट द्वारा, मास वेपन्स का यूज़ करो। फिर ब्रांडिंग का थ्रेट है, आप अपील करते हो ना, मिसलीडिंग कंटेंट देते हो सेल करने के लिए, इररेलेवेंट डिफेक्टिव प्रोडक्ट।
और फिर कस्टमर का एटीट्यूड देखो कितना नेगेटिव होगा, रेपुटेशनल डैमेज भी होता है उससे कितना ज़्यादा। अब देखो डिजिटल इन्फ्लुएंस का साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, वी फील नीड टू रिस्पॉन्ड टू इन्फ्लुएंसर बाय गिविंग देम लाइक, फॉलो करो, शेयर करो। आपको रेसिप्रोकल बायस दिखाना पड़ता है कि हाँ यार तो बड़ा अच्छा बता रहा है। अथॉरिटी का बायस कैसे होता है, मतलब आप ट्रस्ट इंडिविजुअल बेस्ड ऑन लाइव रिजल्ट और टेस्टिमोनीज, बताओ। क्योंकि वो 10 लोगों को खड़ा कर दिया, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है जी, हाँ जी अच्छा है, बड़ा अच्छा है, इससे तुम्हारे बाल झड़ने बंद हो गए, हमारे साथ ये हो गया। अब आपको भी लगा हाँ ये तो 10 लोग बोल रहे हैं तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। फिर फैमिलैरिटी इफेक्ट आ जाता है, सोशल प्रूफ। हालो इफेक्ट का तो मतलब ही है कि कोई व्यक्ति इसका फेवरेबल ट्रेट है कंसिडर्ड वैल्यूएबल एज अ होल। एग्जाम्पल, वी में हैव कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एज्यूम करते रहते हैं ना अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंसर को। हमें लगता है कि यार अगर ये इतने अच्छे कपड़े पहन रही है तो ये इंटेलिजेंट भी होगी, क्योंकि कपड़े इतने अच्छे खरीदती है, इतना अच्छा फैब्रिक लेती है, ये क्या ड्रेस्ड होती है, ये कितने अच्छे से ड्रेस को कैरी करती है, तो इंटेलिजेंट भी होगी। ये जो हालो इफेक्ट इसी को कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति को एज अ होल फन फेवरेबल ट्रेट की तरफ से, मतलब इसके अंदर एक अच्छी चीज़ है उसकी तरफ से आपने पूरा इसको जज कर लिया है, तो बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी बंदी है। फिर स्कार्सिटी ह्यूरिस्टिक की कहानी है, इन द इवेंट ऑफ स्कार्सिटी पीपल आर मोर लाइकली टू मेक इमीडिएट परचेजेस। और वो जो सुना हुआ होता है रील्स पे वही जाके वो खरीदते हैं। सोशल कनेक्शन एंड कल्चरल कन्फर्मिटी, वी फील सिक्योरिंग नोइंग वी आर डूइंग बाइंग समथिंग पॉपुलर एंड लाइक बाय मैनी। क्योंकि ये बहुत लोगों ने लाइक किया है, बहुत अच्छे कमेंट आए, हम खरीद लेते हैं, पता चलता है हमारे सारे बाल गिर गए। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, यही सब होता जा रहा है। तो हमें लगता है हाँ हमारे कल्चर के लोग भी इसको खरीद रहे हैं, हमें भी खरीदना चाहिए। प्रेशर भी डालते रहते हैं अपने ऊपर हम बेकार का। अब देखो हमें तो लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। अब कैसे हम ऐसा करें, क्या क्या स्टेप्स लें जिससे कि ये चीज़ें ठीक हो। तो कह रहा उसके लिए डिजिटल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग गाइडलाइंस बनानी बेहद ज़रूरी है, ताकि एक क्लियर प्रोमिनेंट हार्ड टू मिस डिस्क्लोजर हो, ऐसे एडवर्टीजमेंट हो जो बिल्कुल सही हो। पेड प्रमोशन कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा हमें। फिर अवेयरनेस एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। द क्वेश्चन ऑफ वेदर इन्फ्लुएंसर ट्रूली एक्सपर्ट, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, साइकोलॉजिकली एक्सपर्ट हैं या नहीं है, वो सारा कुछ देख के करें। एंटी रेडिकलाइजेशन नैरेटिव होनी चाहिए, यानी क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस ब्लॉक करें, वो सेंसरिंग एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ना दिखाएं। लिमिटेड स्क्रीन टाइम हो बच्चों का, टीनेजर्स का। कह रहा है जो स्वीडिश हेल्थ अथॉरिटी है ना, उसने साफ तौर पे बोला है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का, एडोलेसेंस का रिस्ट्रिक्ट करना है हमें भी कुछ अपने देश में ऐसा ही लाना पड़ेगा। अब इंडिया के रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या है, तो CCPA जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसने गाइडलाइन दी हैं कि कैसे प्रिवेंट करना है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो भी ये काम कर रहा है, सेलिब्रिटीज़ को बुला रहा है कि भाई इसको हेल्थ और वेलनेस के बारे में ज़्यादा बात की जाए। सेबी ने तो रेगुलेट करा है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को कि गलती से गलत चीज़ मत दिखा देना। अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल को बिल्कुल फटकार लगाई थी कि कोई गलती से ऐसा मत करना, लोगों के पैसे डूब रहे थे। क्योंकि ऐसे ही एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्वेश्चन किया था कि गलती से ऑनलाइन बेटिंग या गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स को बिल्कुल इंडोर्स ना किया जाए, बिल्कुल इनको दूर रखा जाए लोगों से। फिर इसी पे आपकी केस स्टडी है, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है। ये आपको लिखकर आप चाहे कमेंट सेक्शन में दो, चाहे टेलीग्राम के लिंक में दो, योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर नहीं ज्वाइन करें टेलीग्राम का लिंक, प्लीज़ ज्वाइन इट इमीडिएटली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाओ, वहाँ से टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो, ठीक है। चलो जी, आज के लिए एथिक्स का टॉपिक हमारा कवर होता है। कल हम गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।